अब हमारे पास एक थ्योरी का चैप्टर है, थ्योरी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूके रेजिडेंट। यूके रेजिडेंट ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अक्सर पेपर में इसमें से एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूके रेजिडेंट कौन होता है, ये बात की बात है। यूके रेजिडेंट होने से फायदा क्या है? तो यूके रेजिडेंट अपनी दुनिया भर की इनकम पे करेगा इनकम टैक्स यूके के अंदर। पेज इनकम टैक्स ऑन यूके एंड ओवरसीज इनकम इन यूनाइटेड किंगडम। यानी जो बंदा यूके रेजिडेंट होगा वो अपनी तमाम इनकम पे, आइदर उसको वो इनकम यूके में हुई है या दुनिया के किसी और मुल्क में हुई है, उस पे टैक्स यूके में देगा। एग्जाम्पल ये समझ लो कि एक बंदा है, हमजा साहब है, वो जो है वो यूके रेजिडेंट है। अज्यूम ही इज अ यूके रेजिडेंट। यूके में सैलरी मिल रही है इनको। क्या मिल रही है यूके में? यूके में सैलरी कमा रहे हैं, तो यूके में जो सैलरी कमा रहे हैं उस पर टैक्स यूके में देंगे। और हमजा सियाना आदमी है, उसने पाकिस्तान में एक अदद प्रॉपर्टी ली हुई है और वो रेंट पे चढ़ाई हुई है, जिससे उसको रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम मिलता है, रेंट कमाता है। रेंट कमा पाकिस्तान में रहा है, लेकिन ये बेचारा यूके रेजिडेंट है, तो पाकिस्तान में जो रेंट कमा रहा है वो भी इसको यूके में डिस्क्लोज करके इस पे यूके में टैक्स देना पड़ेगा। यूके रेजिडेंट वो है जिसको अपनी यूके में कमाई हुई इनकम पे और दुनिया भर में यूके के बाहर भी कमाई हुई इनकम पे यूके की गवर्नमेंट को, एचएमआरसी को टैक्स जमा करवाना होता है। यूके रेजिडेंट को क्या करना होता है? यूके रेजिडेंट को पे करना होता है इनकम टैक्स ऑन यूके एंड ओवरसीज इनकम्स इन यूनाइटेड किंगडम। ये बात समझ आती है? यस सर। तो अब एक सवाल है कि सर यूके रेजिडेंट के साथ तो बहुत ही गलत हो गया। तो होने दो ना, आपका कुछ जा रहा है, होने दो। तो सर अगर कोने में ऐसे ही आप हमें बता दो कि जो बंदा नॉट यूके रेजिडेंट होगा उसके साथ क्या होगा? सर उसके साथ पता है क्या होगा? ये ओनली पे इनकम टैक्स ऑन यूके इनकम्स इन यूके। इस बंदे के साथ ये होगा कि जो ये यूके में कमाएगा ना उस पे यूके में टैक्स देगा। पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, यूके के बाहर कुछ भी कमाएगा तो उस पे यूके में टैक्स उस पे नहीं लगेगा। यूके रेजिडेंट वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर यूके में टैक्स देता है। नॉन यूके रेजिडेंट सिर्फ यूके में कमाई हुई इनकम पे यूके में टैक्स देता है, यूके के बाहर कमाई हुई इनकम पे यूके में टैक्स नहीं देता है। ये पॉइंट समझ आता है तीनों को? कोई तकलीफ? नो सर। अब सवाल है, सर ये यूके रेजिडेंट होता कौन है बेचारा? तो यूके रेजिडेंट के लिए कुछ कहानियां हैं। कहानियां ये हैं कि या तो ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली ये बंदा, कोई भी बंदा ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट होगा, या ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट होगा।
तीसरी बात भी है, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि एक बंदा या तो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट होगा या यूके रेजिडेंट नहीं होगा। तो ये अजीब सी बात नहीं है, आसान सी बात है कि सर बंदा या तो यूके रेजिडेंट होगा या यूके रेजिडेंट नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं कौन यूके रेजिडेंट होगा। तो भाई ऐसा इंसान जो टैक्स ईयर में 183 डेज, कितने दिन बेटा, 183 डेज मिनिमम, एटलीस्ट 183 डेज इन द टैक्स ईयर यूके में गुजार ले, ऐसा बंदा, ऐसा इंडिविजुअल is in the UK for at least 183 days in tax year। ऐसा बंदा जो यूके में एक साल में 183 दिन 183 डेज गुजार ले, वो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट बन जाता है। रेजिडेंसी का सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। रेजिडेंट बने हो, पासपोर्ट नहीं है आपके पास, इस ओके। रेजिडेंसी का ताल्लुक टैक्स से है, आपकी नेशनैलिटी से नहीं है। तो ये नहीं समझ लेना कि अगर मैं यूके में 183 दिन रहूंगा तो मेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। यहाँ पे टैक्स लेने की बात है। 183 डेज यूके में गुजार लोगे तो दुनिया भर की तमाम इनकम पे आपको यूके में टैक्स देना पड़ेगा, कहानी खलास। ये बात समझ आती है? यस सर। या फिर अगर ऐसा नहीं है, आप 183 डेज नहीं गुजारते यूके में, तो क्या सेटअप हो सकता है? ऑब्वियसली मैं 183 डेज नहीं गुजार रहा यूके में, मैं इधर उधर रह रहा हूँ, किसी और मुल्क में रह रहा हूँ, मेरी मर्जी में कहीं भी रहूं। तो फिर ये कहते हैं कि चलो ऐसा हो जाए कि आपका एक ही घर हो, आपका क्या हो, एक ही घर हो, ओनली होम इन द यूके। इस पानी दुनिया में, इस मिट जाने वाली दुनिया में, आप भले किसी भी मुल्क में इधर उधर भागते दौड़ते हो, लेकिन आपके नाम पे, आपकी जात का एक ही घर है। और वो घर किधर है? वो घर है यूनाइटेड किंगडम में। अगर आपका एक इकलौता घर है और वो घर यूनाइटेड किंगडम विच है, तो भले 183 डेज नहीं गुजार रहे, इसके बावजूद भी आप क्या बन जाओगे? यूके रेजिडेंट बन जाओगे। बात समझ आती है? यस सर। तीसरी कंडीशन आएगी कि यस चलो सर। ऐसा आदमी जो 183 डेज यूके में नहीं गुजार रहा, उसका एक घर नहीं है, उसके बहुत सारे घर हैं, या उसका एक घर यूके में नहीं है, यूके में एक ही घर हो दुनिया भर में और वो यूके में हो, तब आप रेजिडेंट बनते हो। उसका एक घर यूके में नहीं है, तो फिर क्या शर्त है? फिर तीसरी और आखिरी बात है कि उसका फुल टाइम जॉब, फुल टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क, यानी वो जॉब करता हो फुल टाइम यूके के अंदर। यानी एक इंसान अगर यूके में 183 या इससे ज्यादा दिन गुजार ले, वो यूके रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 183 दिन से कम रहता है, लेकिन उसका एक ही घर है, दुनिया पूरी इस दुनिया में एक ही घर है और वो घर यूके में है, तो भी वो यूके रेजिडेंट हो जाएगा। अब एक ऐसा आदमी जो 183 दिन यूके में रहता ही नहीं है, उसके पास घर पाकिस्तान में है, यूके में नहीं है, तो फिर भी वो यूके रेजिडेंट हो सकता है अगर उसकी फुल टाइम जॉब यूके में हो। इन तीनों में से अगर एक भी शर्त मीट हो जाए, तो आप उस बंदे को बोलोगे हाजी, आपको पता है आप ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट हो चुके हैं, यानी दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी कमाओगे तो उस पे टैक्स आप यूके में दोगे। दैट्स इट फॉर ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट की कहानी। किसी का कोई सवाल?
कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो सर। कीरा, हमजा? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। आगे आती है एक और सेटअप, कि ऐसा बंदा जो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट होगा। ऐसा आदमी जो ऑटोमेटिकली क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। वो कौन होगा? तो उसके लिए भी कुछ शराइत है मेरे भाई, तो इसको भी याद कर लो। हिफ्ज होनी चाहिए, हिफ्ज। देखो भाई, ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो लेस देन 16 डेज यूके में गुजारता है। क्या करता है? लेस देन 16 डेज इन यूके इन अ टैक्स ईयर। एक टैक्स ईयर में, एक साल में 365 दिनों में 16 दिन से कम अगर यूके में गुजारता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? भैया आपको मुबारक, आप यूके रेजिडेंट नहीं हो। वो बोलेगा ओके, थैंक यू वेरी मच, इससे मुझे क्या फायदा होगा? तो हम कहेंगे आप सिर्फ यूके की इनकम पे यूके में टैक्स दोगे, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, जापान में कमाई हुई इनकम पे यूके में टैक्स नहीं दोगे। कहानी खलास। ये बात समझ आती है? पहला पॉइंट। किसी को कोई सवाल है इसमें? नो सर। आगे बढ़ते। दूसरी सिचुएशन है कि आप यूके में 16 दिन से ज्यादा, यानी इसको मैं अगर यूं लिखूं, 16 से ज्यादा लेकिन 46 दिनों से कम गुजारते हैं इन यूके इन अ टैक्स ईयर, और और हैज नॉट बीन, ये शर्त थोड़ी ज्यादा होगी, हैज नॉट बीन यूके रेजिडेंट, has not been UK resident in any of previous, पिछले 3 साल। थोड़ा सा ऊपर से गया, थोड़ा नीचे लाते हैं। आप 16 से ज्यादा दिन गुजार रहे हो लेकिन 46 दिनों तक गुजार रहे हो, तब आप यूके रेजिडेंट नहीं हो। शर्त यह है कि पिछले 3 सालों में कभी भी ऑटोमेटिकली रेजिडेंसी की शर्त मीट ना की हो। अगर पिछले 3 सालों में भी आप रेजिडेंट, क्या होता है ये आपको पता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आपने 16 दिन से ज्यादा यूके में गुजारे लेकिन 46 दिन, 46 दिनों तक यूके में गुजारे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में आप यूके रेजिडेंट नहीं थे, तो अब भी हम आपको बोलेंगे कि बेटा तेरे को मुबारक, तू यूके रेजिडेंट इस साल भी नहीं होगा। यानी ऐसा आदमी जो 16 दिन से कम गुजारे वो यूके रेजिडेंट नहीं है। ऐसा आदमी जो 16 दिनों से ज्यादा यूके में गुजारे लेकिन 46 दिनों से कम गुजारे, तो अगर वो पिछले 3 सालों में यूके रेजिडेंट नहीं था, तो इस साल भी हम कहेंगे बेटा मुबारक, इस साल भी तू यूके रेजिडेंट नहीं है। बात समझ आती है? यस सर। अब आते हैं इसकी लास्ट कहानी पे। तीसरी बात, कब एक बंदा यूके रेजिडेंट ऑटोमेटिकली नहीं होता?
वो आपके सामने अभी मैं लिखूंगा। वो है कि अगर वो 46 दिनों से ज्यादा गुजार लेता है यूके में, 46 से ज्यादा, लेकिन 91 डेज से कम, और उसकी वर्क, उसका जॉब, उसका काम, उसका वर्क फुल टाइम वाला ओवरसीज में हो, यूके के बाहर हो, तो भी वो बंदा ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट होगा। दोबारा सुनो, एक ऐसा आदमी जो 16 दिन से कम यूके में गुजारे, हम बोलते हैं बेटा निकल ले, तू यूके रेजिडेंट नहीं है। ऐसा आदमी जो 16 से तो ज्यादा रह रहा है, लेकिन 46 दिन, 46 दिनों तक रहता है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा पिछले 3 सालों में क्या यूके रेजिडेंट थे? उसने कहा नहीं था, तो हम बोलेंगे बेटा मुबारक, इस साल भी तू यूके रेजिडेंट नहीं होगा। तीसरा, ऐसा आदमी जो 46 दिनों से ज्यादा लेकिन 91 डेज से कम यूके में रहे, तो हम पूछेंगे बेटा जॉब किधर करते हो, फुल टाइम नौकरी किधर है? वो कहता है भाईजान फुल टाइम नौकरी दुबई में है, तो हम बोलेंगे बेटा तू यूके रेजिडेंट नहीं है। लेकिन अगर वो बोले कि मेरी फुल टाइम नौकरी लंदन में है, ऑक्सफोर्ड में है, बर्मिंगम में है, यानी यूके में है, तो वो देखो बाजू में देखो, यूक ऑटोमेटिक रेजिडेंसी में लिखा हुआ है कि ऐसा आदमी जिसकी फुल टाइम जॉब यूके में हो, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली क्या होता है? यूके रेजिडेंट होता है। ये है हमारे पास कहानी ऑफ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट कौन होता है, और ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट कौन होता है। ये कहानी है, अच्छी तरह से जिस तरह से बताई है इस तरह से याद होनी चाहिए। ये आपने कॉपी भी उम्मीद है कर लिया होगा। ये होता है ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट में जो फॉल कर जाए, या ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट में जो फॉल कर जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ना ऑटोमेटिक में होंगे, ना ऑटोमेटिकली वो रेजिडेंट बनते होंगे, ना वो नॉन रेजिडेंट बनते होंगे। मैं इसको कहता हूँ बीच के बिल्ले। ना वो रेजिडेंट बन रहे हैं, ना वो नॉन रेजिडेंट बन रहे होंगे। क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको नजर भी आ जाएगा कि किस तरह से ये सेटअप होगा, कि रेजिडेंट भी नहीं है, नॉन रेजिडेंट भी नहीं है। तो ऊपर जो आपने 6 बातें लिखी हुई है ना, अगर इन 6 बातों में से नहीं पाया जाएगा, तो वो होगा बीच का बिल्ला। बीच का बिल्ला बोले तो कि वो ना इधर का है ना वो उधर का है, ना वो इधर का है ना वो उधर का है। जो ना इधर का हो ना उधर का हो, तो उसको हम बोलते हैं बीच का बिल्ला, कि वो बेचारा फंसा हुआ है। ना वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन रहा है, ना वो ऑटोमेटिक, यानी वो जो इन 6 कंडीशन में ना फिट हो, ऐसा आदमी, ऐसा आदमी जो इन 6 कंडीशन में फिट ना हो, तो उसका क्या करेंगे? ये अभी हम लिख रहे हैं, ये अभी हम सीखने जाएंगे कि ऐसा आदमी जो डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई क्या? एनी ऑफ द ऑटोमेटिक या नॉन ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक रेजिडेंस या ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट टेस्ट, तो उस आदमी के साथ हम क्या करेंगे? अब आप इसको सीखेंगे कि ऐसा आदमी जो ना इधर का है ना उधर का है, तो इसके लिए हम कहते हैं, हम करते हैं एक चीज जिसको कहते हैं टाइज का टेस्ट। टाइज, टाइज टेस्ट। टाइज क्या होता है भाई? टाइज बोलते हैं ताल्लुक, टाइज, टाइज।
रिलेशनशिप, यूके से टाइज, यूके से उसका ताल्लुक, यूके से उसका रिलेशनशिप, यूके से उसकी मोहब्बत, यूके से उसकी रिलेशनशिप, इसको कहते हैं टाइज टेस्ट। पहले बताओ टाइज टेस्ट कब करेंगे? जब बंदा ऑटोमेटिकली ना रेजिडेंट में बैठेगा ना ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट में बैठेगा, यानी ऊपर की 6 कंडीशंस में वो मीट नहीं करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम टाइज टेस्ट करके ये निकालेंगे कि हाजा आदमी, ये आदमी यूके रेजिडेंट है कि नहीं है। और टाइज टेस्ट आपका किस तरह से होगा ये हमने अभी देखना है। तो क्या बात हुई है? ऑटोमेटिक हमने खत्म किया है, जो ऑटोमेटिक में फिट नहीं होगा वो टाइज टेस्ट में आएगा। ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको? हमार जी सर। मैंने लास्ट आपको क्या कहा कि बंदा पिछले साल रेजिडेंट था तो 4, 3, 2 या 1 टाइम मीट करना होता है, और अगर बंदा पिछले साल रेजिडेंट नहीं था तो फिर 2, 3 और 4 टाइज मीट करने होते हैं। अब सवाल ये है सर, ये आप बार बार टाइज 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 की बात कर रहे हैं, ये टाइज होते क्या है? ये टाइज होते क्या हैं, इसको देखते कैसे हैं? तो ये बड़े आसान है, टाइज बड़े आसान हैं। आपको जस्ट ये याद कर, टाइज बहुत आसान है, आपको जस्ट याद करने होते हैं कि एक बंदे के यूके में कितने टाइज हैं। सबसे पहला टाई कहलाता है फैमिली, पहला टाई कहलाता है
क्लोज फैमिली। क्लोज फैमिली का मतलब होता है कि यूके में आपका स्पाउस है, स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड, या फिर यूके में आपका सिविल पार्टनर है। आपका सिविल पार्टनर, आपका स्पाउस, या आपके माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड मतलब छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जो खुद से नहीं रह सकते। ये अगर आपके यूके में रहते हैं तो ये कहलाएगा कि ये आपका फैमिली टाई है। क्या है ये? फैमिली टाई। फैमिली टाई क्या होता है? देखो हमने कल क्या बात की थी कि अगर आप ऑटोमेटिकली रेजिडेंट नहीं होंगे तो आपको टाइज मीट करने होंगे, और टाइज मीट करने के लिए पहला है कि फैमिली टाई। फैमिली टाई फैमिली रिलेशनशिप होना चाहिए। फैमिली रिलेशनशिप मतलब या तो आपकी वाइफ या हस्बैंड, या आपका सिविल पार्टनर, या आपके छोटे छोटे बच्चे यूके में हो, तो ये आपका एक टाई बन जाता है। अगर ये एक टाई है, इसके अलावा दूसरा टाई भी होता है। दूसरा टाई कहते हैं अकोमोडेशन का टाई। क्या कहते हैं? अकोमोडेशन, घर। अब घर का क्या सेटअप होगा कि हाउस इन द यूके। आपका घर हो, हाउस हो इन द यूके, जिसको आपने इस्तेमाल किया हो, मेड यूज ऑफ इट ड्यूरिंग टैक्स ईयर। आपका यूके में घर होना चाहिए, और आपने वो घर भले एक ही दिन के लिए क्यों ना हो, ओनली फॉर वन डे ही क्यों ना हो, वन नाइट ही आपने क्यों ना स्पेंड की हो, यूके में आपका एक घर हो। ये भी आपका यूके से एक रिश्ता कहलाता है। ये भी यूके से आपका एक टाई कहलाता है। टाइज कौन कौन से हो सकते हैं अभी तक बताया? या तो आपकी क्लोज फैमिली यानी बीवी बच्चे, या सिविल पार्टनर यूके में रहता हो तो ये कहलाएगा आपका फैमिली टाई। आपका घर यूके में हो और वो घर आप इस्तेमाल किया हो ड्यूरिंग टैक्स ईयर, भले एक दिन के लिए भी आपने उस घर को यूज करा हो, तो ये भी आपका अकोमोडेशन टाई बनेगा। तीसरा, वर्क टाई। काम। वर्क टाई क्या होता है कि आपने जॉब की हो। क्या की हो? जॉब की हो। सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव वर्क इन यूके। आपकी जॉब यूके में हो। ये तीसरा किस्म है टाई की, तीसरा रिलेशनशिप है यूके के साथ। चौथा है कंट्री टाई। कंट्री टाई थोड़ा सा अजीब है, ये मैं बोलूंगा, इसको आप समझना। कंट्री टाई का मतलब देखो, समझो। साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं साल में? सर 365। 365। अब जरा देखो, 365 दिन है साल में। 60 दिन आप रहते हो पाकिस्तान में, 20 दिन आप रहते हो इंडिया में, 100 दिन आप रहते हो यूके में, 80 दिन आप रहते हो यूएसए में। कितने हो गए टोटल? करना जरा। 80 प्लस 80, 80 160, 360। और 5 दिन आप रहते हो चाइना में। ठीक है? साल में आप फुल फुल टाइम घूमने फिरने वाले आदमी हो, दुनिया भर में आपने रहा है। कंट्री टाई कहता है कि बेटा सबसे ज्यादा जो वक्त है ना, सबसे ज्यादा टाइम है वो कहाँ गुजारा? अगर यूके में गुजारा। पूरी दुनिया घूमी आपने उस साल। क्या करा? उस साल आपने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जो है, सबसे ज्यादा टाइम जो है वो आपने यूके में गुजारा। यानी मोर, मोर टाइम इन द यूके, मोर टाइम इन द यूके। इसका मतलब क्या है? देन इन एनी अदर कंट्री।
दुनिया भर में उस साल आप जितने भी मुल्कों में गुजरे, जितने भी मुल्कों में गए, उनमें सबसे ज्यादा टाइम अगर आपने यूके में गुजारा है तो ये भी एक टाई कहलाता है, और इसको कहते हैं कंट्री टाई। क्या कहलाता है ये? कंट्री टाई। और इसके बाद चौथा टाई है, आखिरी टाई है, जिसको कहते हैं हम कि भाई डेज इन यूके। डेज इन यूके। ये डेज इन यूके का टाई थोड़ा सा समझना है कि हैज स्पेंट हैज स्पेंट मोर देन 90 days, has spent more than 90 days in the UK in either or both of the previous 2 tax years। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस साल हम खड़े हैं उस साल नहीं, उसके पिछले 2 सालों में कम से कम हर साल अगर आपने यूके में 90 दिन गुजारे हुए हैं पास्ट में, हम टैक्स ईयर 22-23 पे खड़े हैं, इसके पिछले 2 सालों में अगर आपने कम से कम 90 डेज यूके में गुजारे हैं तो ये भी आपका यूके से एक रिश्ता है, जिसको कहते हैं डेज, दिनों का रिश्ता, दिनों का टाई। क्या बात हुई थी? या तो बंदा ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट हो जाएगा, जैसे कि ये 6 बातें, लेकिन अगर वो इन 6 बातों में फिट नहीं होगा तो फिर हम टाइज टेस्ट खेलेंगे। क्या खेलेंगे? हम टाइज टेस्ट खेलेंगे, और टाइज टेस्ट से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि बंदा यूके रेजिडेंट है कि नहीं है। ये जो टेबल है कि कितने टाइज मीट करने हैं, 4 टाइज मीट करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, ये आपको पेपर में टेबल गिवन होगा। आपको याद क्या करना है? आपको टाइज याद करने हैं। ये जो मैंने 4 टाइज लिखे हैं ना, जैसे फैमिली टाई, अकोमोडेशन टाई, कंट्री टाई, या डेज इन यूके टाई, ये जो टाइज मैंने लिखे हैं ना, ये टाइज आपको याद करने हैं। बाकी ये जो टेबल है ये आपको पेपर में इसी तरह से गिवन होगा। अब हमने सिर्फ थ्योरी की बात की है अभी तक यूके रेजिडेंट में। अब हम क्वेश्चन से इसको देखेंगे, तो इंशाल्लाह जो भी इसमें थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन हो रही होती है बच्चों को, वो इंशाल्लाह क्लियर होगी। आपने ये टाइज और ये सारा आपके सामने ही रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे, और उन क्वेश्चन से हम इसको अच्छी तरह से डील करेंगे कि किस तरह से आपने देखना होता है कि बंदा ऑटोमेटिक है, बंदा ऑटोमेटिक नहीं है, बंदा टाइज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप देखो, सबसे पहले तीनों बड़ा पेन पेंसिल रख दो, बड़ा रिलैक्स होके स्क्रीन पे देखना। ये थोड़ा सा खुश्क, थोड़ा सा सूखा सा टॉपिक है, लेकिन पेपर में आता है। अब मेरी बात गौर से सुनना। ये एक एग्जांपल है, डाइटर। बंदे का नाम है डाइटर। डाइटर पैदा होता है जर्मनी में। ही लिव्ड इन द होम टाउन इन जर्मनी। रहता भी कहाँ है? जर्मनी में रहता है। आपके टैक्स ईयर में 22-23 में ये यूके आता है। कब आता है यूके भाई? 10 जून को आता है। और कब तक रहता है? 18 जनवरी तक रहता है। आप ऑटोमेटिक रेजिडेंट वाली बात तो करेंगे, लेकिन इससे पहले ये यूके में कितने दिन गुजारे इस बंदे ने, क्या ये दिन काउंट कर सकते हैं? ये दिन आपको पेपर में भी काउंट करने पड़ सकते हैं। तो जून कितने दिन का महीना होता है? जून 30 दिन का होता है। जुलाई 31 दिन का होता है। अगस्त 31 दिन का महीना होता है। सितंबर 30 दिन का महीना होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 दिन का महीना होता है। और दिसंबर भी 31 दिन का महीना होता है। और जनवरी 18 तारीख है, तो 18 दिन ये हैं।
जरा कोशिश कीजिए कि ये डेज कैलकुलेट आप उंगलियों पे या अपनी ट्रिक से कर सकें जल्दी से। ट्राई टू कैलकुलेट द डेज। इसको आसान यूं कर सकते हैं, देखो जून का महीना 10 तारीख है ना, तो 10 इंक्लूड होगा। कितने दिन होते हैं जून में? 30 दिन होते हैं। 10 तारीख है तो कितने दिन हुए जून के? 20 हुआ ना सर? 10 इंक्लूडेड है ना बेटा। 10 तारीख को यूके आ गया तो सर 21 होंगे ना? 21 हो गए। जुलाई में कितने होंगे? 31। 31। सितंबर में 30। अक्टूबर में 30। नवंबर में, सॉरी अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। नवंबर में 30। दिसंबर में 31। और जनवरी 18 तारीख तक, यानी 18 दिन। अगर आप इन सारे डेज को ऐड अप करते हैं, सम अप करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो अंकल डाइटर है ये कितने दिन यूके में रहा। मुझे बता सकते हैं? सर 223 आ रहा है। 223 आ रहा है। सही। यही आ रहा है बेटा। 203 क्यों? चेक करो। दिस 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 एंड दिस। 223 आ रहा है जिसमें मेरा हमाद, हमजा। मेरा तो 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 200। जी सर 223 आ रहा है। लेकिन सर जून में तो 30 डेज होता है ना, तो जून 10 में पॉइंट टू। है ना, सही। 30 होते हैं और वो 10 तारीख को आ गया है ना। ओके सर। 223 ही आ रहा है। 223 दिन ये यूके में डाइटर अंकल ने गुजारे। क्या कोई ऑटोमेटिक टेस्ट में ये मीट हो गया कि नहीं? हम ऑटोमेटिक को पहले देखते हैं ना। ऑटोमेटिक का यस सर। 183 डेज यूके में गुजार लो। 183 डेज कम से कम, एटलीस्ट 183, ज्यादा हो सकते हैं तो ऑटोमेटिक रेजिडेंट है। इसका मतलब हमने ये डेज निकाले और खुद ही बोल दिया कि ये ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट है। इसमें टाइज माइज चेक करने की जरूरत नहीं है। टाइज सिर्फ उस वक्त चेक होते हैं जब बंदा ऑटोमेटिक रेजिडेंट या ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट ना हो। बात समझ आती है? डाइटर को किस तरह हमने यूके रेजिडेंट कर यस सर। सवाल। नो क्वेश्चंस। नो सर। सिमोन। सिमोन देखो, सिमोन। सिमोन भी फारिग आदमी, फ्रांस में पैदा हो गया। कहाँ पैदा हो गया? फ्रांस में पैदा हो गया। Lived in her hometown, which is in France, until the Texas by the east, or she came to visit to UK for how many days, my friend?
फॉर अ मंथ। 4 month। 4 month का मतलब होता है 30 days। नॉर्मली मंथ लिखा हो तो 31 days का नहीं, 30 days का मंथ कंसिडर होता है ना। आप इसी कहानी को पढ़ लिया आपने कि ये बंदी सिर्फ 1 महीना यूके आई है। अब हम ऑटोमेटिक ढूंढने चलते हैं। आओ ऑटोमेटिक ढूंढो। ऑटोमेटिक ढूंढो भाई। 183 डेज नहीं है। इसका इकलौता घर यूके में नहीं है। इसकी फुल टाइम जॉब इन यूके नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट हो सकती नहीं है। इसका कोई रिश्तेदारी यूके में, कोई काम, कोई बच्चा, कोई बीवी, कोई घर, कोई चीज, कोई टाई यूके में नजर नहीं आ रहा। तो ये 30 दिन रही है। तो अब ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट में देखो, 16 दिन से ज्यादा है, 46 दिन से कम है। राइट और रॉन्ग? ये जो नंबर 2 है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आंटी सिमोन जो है वो नंबर 2 में फॉल कर रही हैं। कैसे? क्योंकि सर वो 16 दिन से ज्यादा लेकिन 46 दिन से कम यानी 30 दिन यूके में रही हैं। और पिछले सालों में क्या वो यूके में रही? कहीं नजर आ रहा है? कहीं लिखा हुआ है सवाल में कि पिछले साल? नहीं सर। तो पिछले 3 साल में यूके रेजिडेंट नहीं थी। 30 दिन रही है यानी 16 से ज्यादा, 46 से कम, और पिछले 3 सालों की कोई डिटेल नहीं है। तो आंटी के लिए हम क्या फरमाएंगे कि ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट। और कौन सा वाला पॉइंट है ऑटोमेटिक वाला? नंबर 2, जिसमें क्या था? 16 से 46 दिन अगर गुजारे तो जरूरी था कि प्रीवियस 3 सालों में रेजिडेंट होती, लेकिन ये पिछले 3 सालों में रेजिडेंट नहीं है। इसलिए ये बंदी जो है वो यूके रेजिडेंट नहीं बन सकती। ये बात समझ आती है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके समीरा। ओके, अब हम आते हैं एक और पे। अब नाम है बंदी का ओल्गा। बड़ा ध्यान से देखना है। ओल्गा, इतना बड़ा इसकी कहानी है। ओल्गा आंटी। ओल्गा एक हाउसवाइफ है। ओल्गा कौन है? एक हाउसवाइफ है। पहले कभी यूके में रही है 30 दिन के लिए इन ईच ऑफ लास्ट 5 साल। पिछले 5 सालों में हर साल वो 30 दिन यूके में रहती थी एंड वॉज नॉट रेसिडेंट इन दोज ईयर्स। इसने यूके में एक कॉटेज खरीदा, यूके में 80 दिन रही, यूके में 80 दिन रही, स्टेइंग हर यूके अपार्टमेंट अपार्ट फॉर 2 वीक, अपने घर में 2 हफ्ते रही। 17 साल का उसका बच्चा जो है वो यूके में स्टडी कर रहा है। इसके अलावा इसने अपनी सारी जिंदगी जो है वो जर्मनी में गुजारी है। बात समझ आती है? यस सर। अब इसको हम करें कैसे? अब हमने, क्या ये 183 डेज गुजार रही है यूके के अंदर? सिर्फ 80 दिन आई है, 183 डेज नहीं गुजार रही। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली रेजिडेंस तो नहीं हो सकती। ये ऑटोमेटिक रेजिडेंट तो हो ही नहीं सकती। अब इसके कुछ रिश्ते क्या नजर आ रहे हैं आपको? टाइज क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि इसका बच्चा भी है, तो इसका बेटा यूके में है, तो इसका घर भी यूके में है, तो फलाना ढिमकाना, ऐसी कोई बातें नजर आ रही हैं? और जब ऐसी बातें नजर आती है ना कि इसके यूके से टाइज या ताल्लुकात नजर आ रहे हैं, तो फिर पता है क्या करेंगे? फिर हम ये टेबल, पेपर में ये टेबल गिवन होगा, आप इस टेबल को पकड़ के ले आएंगे। आप इस टेबल को पकड़ के ले आएंगे और आप कैसे करेंगे? जिस तरह हम बताएंगे। आप देखो इसने कितने दिन यूके में गुजारे हैं।
कितने दिन गुजारे? 80 डेज। 80 डेज। 80 दिन सर। 80 दिन किधर फॉल करता है बेटा? क्या मैंने सही हाईलाइट किया है? 80 दिन यानी यस सर। करेक्ट। अब बात सुनो, क्या ये आंटी यूके में कभी पिछले सालों में रेजिडेंट थी कि नहीं थी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या ये पिछले सालों में, ऑल्दो ये यूके आई जरूर है, लेकिन क्या पिछले सालों में यूके रेजिडेंट थी कि नहीं थी? नहीं थी सर। नहीं थी। तो मेरा जो अब ये मार्क है ना वो यूं हो जाएगा कि डेज सही है और ये रेजिडेंट नहीं थी। ये पिछले सालों में आंटी जो है वो रेजिडेंट बेटा नहीं थी। तो आप यहाँ देखो कि अगर इसको यूके रेजिडेंट बनना है तो यूके से इसके कितने रिश्ते होने चाहिए? 4 4 टाइम्स सर। वायर्ड। कितने रिश्ते चाहिए यूके रेजिडेंट बनने के लिए? 4 रिश्ते। और रिश्ते इन टोटल होते भी कितने हैं? सर 4 ही होते हैं। 4 रिश्ते होते हैं और चारों मीट कराने पड़ेंगे आंटी को टू बी यूके रेजिडेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये कितने रिश्ते मीट करती है देखो, चारों रिश्तों के नाम लिखता हूं मैं। एक होता है फैमिली वाला रिश्ता, एक होता है घर वाला रिश्ता, एक होता है डेज यानी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जो है वो यूके में रहने वाला रिश्ता, और चौथा कौन सा था? सर वर्क का। वर्क यानी जॉब यूके में होनी चाहिए। ये आंटी को, क्योंकि ये पहले रेजिडेंट नहीं थी, इस साल अगर रेजिडेंट होना है अपने दिनों की वजह से इसको चारों रिश्ते मीट करवाने होंगे। आइए रिश्ते मीट करते हैं। बताइए, क्या इसका कोई बच्चा या बीवी या सिविल पार्टनर यूके में रहता है? जी सर। तो फैमिली वाला टाई तो ओके हो गया। क्या आंटी का कोई घर यूके में है? जी सर। घर भी है, बच्चा भी है। चलो भाई, 2 टाइम मीट हो गए। यूके में कितने दिन गुजारे हैं? सिर्फ 80 दिन। और बाकी टाइम कहाँ गुजारा है? जर्मनी में। इसका मतलब 365 में 80 दिन ज्यादा है कि रिमेनिंग टाइम ज्यादा है? रिमेनिंग टाइम। तो यूके में कम टाइम दिया है। और जॉब का कहीं लिखा है क्या कि जॉब कर रही है यूके में? तो ये आंटी ओनली सेटिस्फाइड 2 रिश्ते, 2 टाइज विद यूके, सो नॉन यूके। 2 टाइस सर। आंटी रेजिडेंट नहीं बनेंगी। आंटी यूके रेजिडेंट नहीं बन सकती। या आपने सीखा है पहली बार कि टाइज का जब चक्कर होगा तो किस तरह से मीट होगा। अगर ये आंटी अज्यूम करो ये लिखा होता कि प्रीवियस ईयर्स में यूके रेजिडेंट थी, तो फिर कितने रिश्ते मीट करने थे? 4 के कम हो जाते? कितने रिश्ते मीट करने पड़ते? हमें 3 रिश्ते मीट करने पड़ते, राइट? Pira was born in France. He was working full time in the UK and being UK resident for पिछले 5 साल। पिछले साल में यूके रेजिडेंट है कि नहीं ये बड़ा कीमती होता है। He planned to return to France in 22-23, assuming कि वो 2 टाइज यूके में मीट करती है तो उसको कितने दिन यूके में गुजारने होंगे? ये टेबल पेपर में गिवन होगा, तो ये टेबल सामने रख के सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है। अब देखो मेरे दोस्तों, क्या सीन है, सेटिंग क्या है? आंटी जो है वो पिछले साल में यूके रेजिडेंट थी। कितने टाइज मीट कर रही हैं? 2। तो 2 टाइज वाला जो यूके रेजिडेंट हो
उसूलन क्या सेटअप था उसका? उसका सेटअप ये था कि अगर वो 91 से 120 दिन गुजार लेगी तो वो यूके रेजिडेंट बन जाएगी, राइट? यूके रेजिडेंट बनने के लिए 2 टाइज वाला जो कि प्रीवियसली रेजिडेंट हो उसको 91 से 120 दिन गुजारने हैं, तो वो क्या बनेगा? यूके रेजिडेंट। लेकिन इसने सवाल इंग्लिश में क्या पूछा? पूछता है कि विदाउट बीइंग यूके रेजिडेंट, भाई यूके रेजिडेंट नहीं बनना चाहती, तो इसका मतलब 91 से 120 डेज नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे दिन गुजारना पड़ेगा। यानी जो आपने आंसर मुझे बताया था कि सर 90 डेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समीरा 91 डेज गुजारेगी तो वो यूके रेजिडेंट बन जाएगी ना। इसने रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है? विदाउट बीइंग, उसको यूके रेजिडेंट नहीं बनने का। 91 से 120 दिन गुजार लेगी ये बंदी, तो ये बंदी बन जाएगी यूके रेजिडेंट, और इसको बनना नहीं है तो किसको कम दिन गुजारने होंगे, मतलब 90 दिन गुजारेगी। तो हम बोलेंगे बेटा तो कम दिन गुजार रही है इसलिए तेरे को 3 टाइज मीट करना पड़ेंगे। 90 डेज वालों को कितने टाइज मीट करना होते हैं? 3, और ये 3 मीट नहीं कर रही होगी, तो शी विल नॉट बी ट्रीटेड एज यूके रेजिडेंट। यहां तक कोई सवाल? माशाल्लाह आपने सही बताया था, लेकिन फिर भी नो सर। ये टॉपिक। नो सर। अब हम इसकी रिवीजन किट स्टार्ट कर रहे हैं। कैप्लान की किट हम करवाएंगे, बीबीबी आपने खुद करनी है, ये हमने पहले भी आपको बताया है। कैप्लान की किट के जो ये यूके रेजिडेंट के क्वेश्चंस हैं अभी आपके सामने एक एक करके आते जाएंगे और हम इसको अब सॉल्व करेंगे। बीबीबी इसके बाद आप आजकल में ही खुद सॉल्व कर लेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है वरना भूल जाओगे। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। पूछा क्या है? पहले सवाल को पढ़ो, दिमाग में बिठाओ कि इस इंसान ने, एग्जामिनर ने हमसे पूछने की क्या जुर्रत की है, व्हाट ही इज आस्किंग। इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट, तो अस्तगफिरुल्लाह। कहता है for the first 2 tax year after leaving the UK, what is the maximum number of ties which Enzo could keep with the UK without being treated as UK resident? ये क्या मजाक है? यानी चाहता है कि यूके रेजिडेंट ना बने, ना बने यूके रेजिडेंट, तो इसको यूके रेजिडेंट नहीं बनना है, ये यूके रेजिडेंट बनना नहीं चाहता है। टेबल सामने होगा, पेपर में भी आप क्लिक करेंगे आपके सामने टैक्स रेट्स आ जाएंगे इस तरह से जिस तरह अभी आपके सामने मौजूद है। अब Enzo is planning to leave the UK to live overseas, having always previously been resident in the UK, यानी पहले ये UK रेजिडेंट हुआ करता था, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, he will not automatically be treated as either resident in the UK or not resident in the UK. Enzo has similar ties in the UK and will need to visit the UK for 60 days each year. However, he wanted not to resident after he leaves the UK. आप मुझे बताइए कि इसको यूके रेजिडेंट ना बनाने के लिए हम क्या बताएं कि ये कितने टाइज अपने पास रखे कि ये यूके रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो हम देखेंगे कितने दिन यूके में आएगा ये। 60 days। 60 डेज, यानी यहाँ वाला, और ये प्रीवियसली रेजिडेंट है तो यहाँ वाला, करेक्ट। यानी मैं यस यू सर। कि इफ सर सी आएगा। 3 टाइज रख लिए तो ये बंदा यूके रेजिडेंट हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? 3 या इससे ज्यादा रख लिए तो ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट बन जाना है। तो अब ये क्या बोल रहा है? बनाना नहीं है, यूके रेजिडेंट नहीं बनना चाहता, तो 3 अगर हो गए तो यूके रेजिडेंट बन जाएगा। नहीं बनाना है तो 3 से कम रखो ना भाई, 2 टाइज रखो कम से कम, तो अब यूके रेजिडेंट
नहीं बनोगे। कोई सवाल? मिस्टर हमजा, मिस्टर हम्माद एंड समीरा। नो सर। हमजा, नो सर। समीरा, इस टॉपिक से पेपर में एमसीक्यू आता रहता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपकी प्यारी रिवीजन किट से आप ही के सामने आ रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 9 है कैप्लान का। पहले क्वेश्चन को सुकून से पढ़ना कि पूछा क्या है। पूछने वाले ने पूछा क्या है? What is the maximum number of days which Hannah can spend in the UK and be treated as automatically not resident? ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट का मतलब ये टेबल शेबल देखने की जरूरत है कि नहीं है? अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि कोई टाई शाई तो नहीं है। हाना वॉज यूके रेजिडेंट पिछले साल। अरे हाय, पिछले साल हाना यूके रेजिडेंट थी। यूके में नहीं, इजिप्ट में फुल टाइम जॉब करती है। कितना जॉब कहाँ करती है? सर आंसर सी है। सी है। सर आंसर ए होगा, होना चाहिए। आंसर सी है। आंसर सी है, ए है। दोनों में से एक तो है ही है। चलो पहले ए वाला बताओ। ए वाला ए क्यों बोलता है भाई? सर क्योंकि सर लास्ट ईयर वो रेजिडेंट रह चुकी है, और होने के लिए उसके बाद सर यूके पास के ईयर में यूके रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट। अच्छा, अब आप बताइए अहमद भाई। सर इसलिए कि वो रेजिडेंट तो रह चुकी है, तो अगर वो मतलब वो इसमें लिखा हुआ तो नहीं है सर कि कितने दिन के लिए रहेगी। मतलब रह सकती है 91 डेज के लिए है, 91 डेज से कम रहती है, 91 डेज से कम रहती है। आपसे और सवाल उसका ने पूछा ओवरसीज फुल क्या? टाइम ओवरसीज बिल्कुल सही है वर्क जो है, हमजा, आप गौर वर्क से जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, इसने पूछा है आपसे रिक्वायरमेंट में क्या। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट में टाइस की बात नहीं की गई है और सवाल में कोई टाई है भी नहीं। सिर्फ लिखा है नॉन रेजिडेंट बनना है ऑटोमेटिक से। ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक से नॉन रेजिडेंट बनने की 3 शर्तें हैं। ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस क्या हो सकता है? 16 दिन से कम रहे यूके के अंदर। पहला ऑटोमेटिक का क्या सेटअप है? ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट क्या है? पहला, लेस देन 16 दिन। दूसरा, 16 से लेके 46 दिन। और तीसरा, 46 से लेके 90 दिन। राइट, यही है ना? लेस देन 91। ठीक है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। जी सर। यानी मैंने वही लिख दिया जो हमने ऊपर लिखा था, खाली आपको समझाने के लिए। लेस देन 46 डेज। और तीसरा क्या था? लेस देन। 91। अब 16 दिन से कम रहे, ये रहे वो रहे, पता नहीं क्या कहा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, इसकी फुल टाइम जॉब का रेफरेंस है इजिप्ट में। इसके अंदर क्या फुल टाइम जॉब है? नहीं। इसमें फुल टाइम जॉब का ऑप्शन है? नहीं। इसमें फुल टाइम जॉब का ऑप्शन है लेस देन 91 डेज एंड जॉब ओवरसीज। ऐसा ही था ना ये वाला? तो कौन सा बनेगा? सी ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जॉब कहाँ है भाई? देखो हमजा, इसकी जॉब ओवरसीज में है। जब जॉब ओवरसीज में है तो इसको यूके में कितने दिन ये रहेगी? जब भी ये रेजिडेंट नहीं बनेगी तो ये 90 दिन, लेस देन 91 डेज, यानी 90 दिन तक अगर ये यूके में रहती है तो बाहर जॉब होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंस ही काउंट होगी। मैक्सिमम ये यूके में 90 दिन तक रह सकती है।
इसने ये पूछा है ना। देखो देखो, अगर आप बोलोगे ना 15 दिन, तो ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम का ऑप्शन क्या है? 15 दिन भी रहेगी तब भी नॉन रेजिडेंट होगी ऑटोमेटिक, लेकिन मैक्सिमम क्या सिर्फ 15 दिन ही रह सकती है? भाई ये 90 दिन तक रहेगी तब भी ये नॉन रेजिडेंट ही होगी। क्यों? क्योंकि इस बंदी की जॉब ओवरसीज में है, और जब जॉब ओवरसीज में होती है तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि अगर आप 90 दिन यूके में गुजारते हो और आपकी जॉब ओवरसीज में है, तब भी आप ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट ही होगे। तो मैक्सिमम पूछा है ना। अगर आप ए ऑप्शन ले लोगे तो सही तो वो भी है, लेकिन ये गलत इसलिए है कि मैक्सिमम नहीं है। आपने बस ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस का एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है। बात समझ आई? जी हमजा, आवाज आ रही है हमजा? जी सर, वो मेरे नेट इशू, नेट चेंज किया, कनेक्ट नहीं हो रहा। कैप्लाइन अगेन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। दो लोग हैं, बो एंड मिंच। हमने देखना है यूके रेजिडेंट बनते हैं कि नहीं बनते। रिक्वायरमेंट भी है, क्वेश्चन भी है कि भाई ये यूके रेजिडेंट है कि नहीं है। पहले हम बो की बात करते हैं। बो स्पेंड 37 days in UK during the tax year. He has never been resident in the UK previous year. वो 37 days यूके में रहता है, 183 days से कम ही रह रहा है। 183 days से ज्यादा होता तो ऑटोमेटिक रेजिडेंट होता। यहाँ पे क्या ये 37 days नजर आ रहे हैं आपको? बो के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 37 days यहाँ फॉल करते हैं, मैं आपसे पूछूं क्या वो पहले कभी रेजिडेंट था? लिखा हुआ है ना कि नेवर, पहले कभी रेजिडेंट नहीं था। तो बो के लिए कितने टाइज होने चाहिए? सर बो को तो इजाजत ही नहीं है टाई की। वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट ही होना है। क्या ये बात समझ आती है सबको? यस सर। अब आते हैं मिंट के ऊपर। मिन मिन arrived in the UK from Vietnam on 10 नवंबर 2022 to work full time in the UK. Min did not work full time in Vietnam before arriving the UK. टाइस का टेस्ट तो छोड़ो, पहले ऑटोमेटिक को तो देखो। ऑटोमेटिक टेस्ट में क्या था? 183 दिन से ज्यादा गुजारे, एक ही घर हो, यूके में हो, और तीसरा क्या लिखा हुआ है पढ़ना? सर फुल टाइम जॉब हो यूके में। अब ये मिन 183 दिन डेज नहीं गुजार रही, हमने गिने हुए हैं, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। 183 डेज ऑल्दो वो अगर नहीं भी गुजार रही ना, लेकिन क्या इसकी फुल टाइम जॉब यूके में है? फुल टाइम जॉब यूके में होना यस सर। ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट बना देता है कि नहीं बना देता? तीसरा वाला पॉइंट यही था ना। 183 डेज, या यस एक सर। घर हो दुनिया में, एक ही घर यूके में हो, या फुल टाइम जॉब यूके में हो, तो बंदा ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट बन जाता है। ये पॉइंट, ये सवाल समझ आता है? यस सर। जी समीरा। अब देखो किट में कितने क्वेश्चंस हैं इसके, बीबीबी में भी हैं जो आपने खुद करनी है। क्वेश्चन 11 ओटी क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज हार्पर टू बी ट्रीटेड एज ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट। वो कौन सी बात है जो इसको ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट नहीं बनाएगी? वो कौन सी बात है जो इसको ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट नहीं बनाएगी? तो ढूंढिए। देखो भाई, ये ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट,
तीन बातें थी, 1 2 3, 183 डेज या ज्यादा, ओनली हाउस, दुनिया में एक ही घर हो और यूके में हो, फुल टाइम जॉब यूके में हो। चल मेरा भाई, हार्पर स्पेंडिंग 180 192 डेज, ये इसको यूके रेजिडेंट बना देगी, राइट और रॉन्ग? यस सर। ये बना देगी इसको। फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब भी इसको यूके रेजिडेंट बना देगी, राइट और रॉन्ग? यस ये सर। तो इसको फुल टाइम यूके रेजिडेंट बना देती हैं। फिर बी और डी में से एक आंसर है, बी पढ़ते हैं पहले। हार्पर रेंटिंग अ हाउस इन यूके and then occupy it as her only home throughout the tax year. बी भी इसको एक ही, यानी ये पहले किराए पे रहने आई, और इंग्लिश ये है कि फिर इसने इस घर को खरीदा, ऑक्यूपाई कर लिया, और ये इसका एक ही घर है पूरी दुनिया में। देखो क्या ये कंडीशन भी है क्या? एक ही घर हो यूके यस में, सर। तो ये भी है। तो डी आंसर है। लेकिन डी आंसर क्यों है? क्योंकि सर ये फिर टाइज में चला जाएगा। शोहर के पास रहने आई है भाई। शोहर के पास रहने आना ऑटोमेटिक टेस्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ। क्लोज फैमिली, क्लोज फैमिली वाला जो है ये टाइस टेस्ट में जाता है, ऑटोमेटिक में थोड़ी जाता है। तो हाजा आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि डी की वजह से ये बंदी क्या नहीं बनेगी, ऑटोमेटिक रेजिडेंट नहीं बनेगी। ऑटोमेटिक बनने के लिए 1 या 2 या 3, 183 दिन या इससे ज्यादा, एक ही घर यूके में हो या फुल टाइम जॉब यूके में हो, इन तीनों में से एक शर्त होती है मीट, तो ये बंदी बनती है ऑटोमेटिक रेजिडेंट, वरना ऑटोमेटिक रेजिडेंट नहीं बनती। ऑटोमेटिक रेजिडेंस के लिए तीनों में से एक शर्त मीट होना जरूरी है। इस सवाल में जिसकी भी कोई भी मिस्टेक है, क्या वो समझ आ गया है? कोई तकलीफ प्लीज बताइएगा। नो सर। जी समीरा, हमजा। एक अदद और क्वेश्चन आ गया। टेबल को हम साथ साथ रखते हैं क्योंकि ये टेबल बड़ा काम आता है, राइट? चलो, आइडेंटिफाई बाय टिकिंग द बॉक्स, कि कौन यूके है और कौन यूके नहीं है। तो भाई एरिक, एरिक प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं था और सिर्फ 40 दिन यूके में गुजारे हैं, ऑटोमेटिक रेजिडेंट की तो शर्तें मीट नहीं कर रहा। प्रीवियसली नेवर, नेवर प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं था, 40 दिन गुजारे हैं, यानी इधर बेटा, इत्थे इत्थे, यानी ऐसा बंदा कभी भी रेजिडेंट नहीं हो सकता। ये नहीं। non-resident has a nafar, this person is non-resident। खलास, बात समझ आती है? एक मिनट, यस सर। कोई सवाल किसी को भी? दूसरा है फ्रैन, फ्रैन फ्रैन फ्राई पैन। Fran, who was resident in the UK for previous 2 years, and he was in the UK for 18 days in the tax year 22-23। क्या सिटिंग है इसकी? सर ये फॉल्स है। क्यों फॉर? सर क्योंकि वो 16 दिन से ज्यादा रहा है, 16 दिन से ज्यादा रहा है, और उसका प्रीवियस टैक्स ईयर्स में भी है। बेशक 45 ईयर्स से कम, डेज से कम रहा है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर्स में वो भी है, ऑटोमेटिक रेजिडेंट रह नॉन चुका है। रेजिडेंस। ऑटोमेटिक के लिए क्या था देखो, ऑटोमेटिक के लिए 16 से कम, ये रहा, 16 से कम हो, 16 से ज्यादा 46 हो, तो पिछले 3 साल में रेजिडेंट रहा हो,
या 91 डेज से कम हो तो फुल टाइम बाहर जॉब करता हो तो ऑटोमेटिक रेजिडेंट होता है। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस की कोई भी कंडीशन मीट नहीं की है, इज ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट की कोई कंडीशन ही मीट नहीं कर रहा तो नॉन रेजिडेंट कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड इज ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंस इज द फॉल्स थिंग। क्यों? क्योंकि ये भी टाइज वाले चक्कर में बैठेगा। ये ऑटोमेटिक की ना ये ऑटोमेटिक रेजिडेंस की 3 शर्तें मीट कर रहा है, ना ये ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंस की 3 शर्तें मीट कर रहा है। तो फ्रेंड ऑटोमेटिक की शर्तें मीट नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंस नहीं है। हाँ, टाइस टेस्ट की वजह से ये हो सकता है कि ये ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। और आपका थ्योरी का अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं, हमने कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन पढ़ा है। टेक्स्ट में जो थ्योरी है वो एक है वैट का चैप्टर जो आगे आएगा, वैल्यू एडेड टैक्स, ज्यादा थ्योरी। और एक थ्योरी शुरू के इनकम टैक्स के अंदर जो थ्योरी है वो यही है। अब आप दोबारा से न्यूमेरिक्स की तरफ आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। थ्योरी जितनी भी थी वो हमने आज खत्म कर दी है कि ये आपके पास रेजिडेंसी की थ्योरी है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लीजिएगा। बीबीबी की किट आपने एज सून एज पॉसिबल एसएप्ट सॉल्व कर लेनी है। और क्वेश्चंस हो जाए तो वेल एंड गुड है, ना हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए भी, कि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, आप खुद देख रहे हैं हमने सॉल्व किया है। रिवीजन किट से कितने सारे सवालात आप देख रहे हैं, ठीक है, किट भरी पड़ी है। तो बीबीबी में भी आपको मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन ऑफ टैक्स में हमने डिविडेंड तक काम कर लिया था। आज इसकी यूके रेजिडेंसी भी खत्म हो गई है। अब आगे जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।